इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम श्रोता भाइयों बहनों को प्रतिभा बहन और शिवकली बहन की राम राम। भैया, हमारे आसपास जो कुछ भी है ना, वो सब प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें हैं। जैसे हरे भरे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, पानी, नदी, तालाब, मौसम, पहाड़ और रेगिस्तान। शिवकली, देखा जाए तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इन सब में जो सबसे अनमोल है वो है पानी, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। वैसे आप सभी ने रहीम जी का ये दोहा तो पढ़ा और सुना ही होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। बिल्कुल प्रतिभा बहन, ज़रूर पढ़ा है। और इसका मतलब है कि इस संसार में सभी को अपना पानी बचा कर रखना चाहिए ना, क्योंकि पानी के बिना किसी का भी उबार नहीं हो सकता, चाहे वो मोती हो, मनुष्य हो या चूना हो। यानी कि मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, पेड़ पौधे तक सभी प्राणी अपने जीवन के लिए पानी पर ही निर्भर हैं, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है ना। बिल्कुल भैया, जल रोज़मर्रा के काम के लिए भी बेहद कीमती है, इसलिए जल को बचाना और उसकी सफाई बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्यवश पानी बर्बाद हो रहा है। हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते बूझते हुए भी पानी को लगातार बर्बाद कर रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं। रसायनों और कचरे के कारण कुछ नदियाँ और झीलें गंदी हो रही है। हम आपको बता दें कि कई जगहों पर लोगों को पीने के लिए भी पर्याप्त स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। और आपको तो पता ही है कितने दूर दूर से हमारी बहनें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर आती हैं। बिल्कुल, है ना, और इसे ही हम जल संकट कहते हैं। बिल्कुल। हाँ भैया, यदि हम आज जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा ना। हमें पानी बचाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। जगह जगह होने वाले पानी के रिसाव को बंद करना होगा। घर, दफ्तर, बगीचे, जहाँ भी पानी बर्बाद हो रहा हो वहाँ नल बंद करें, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो ग्रह है ना, इस पर जल की मात्रा बहुत ही सीमित है। बिल्कुल। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से जल की मांग भी लगातार बढ़ रही है। हमें जल आपूर्ति की रक्षा कर उसे सतत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए वर्षा जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाकर हम जल संकट से बच सकते हैं। बिल्कुल भैया, जल प्रबंधन के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, जिसके लिए कई संस्थाएं भी काम कर रही हैं। साथ ही जल प्रबंधन में हमारी ग्राम पंचायतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ना प्रतिभा बहन। और इसी विषय पर होगी हमारी आज की चर्चा। विषय है जल प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका। बिल्कुल। और शिवकली, जब प्रकृति प्रदत्त चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ना, तो प्राकृतिक चीज़ों में वो ताकत होती है जो किसी मानव निर्मित चीज़ों में नहीं होती। बिल्कुल। अब शून्य बजट प्राकृतिक खेती की ही बात कर लीजिए। इसमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीज़ों जैसे कि पेड़ पौधे के पत्ते, गोबर वगैरह को उपयोग में लेकर कम लागत और पर्यावरण के साथ सद्भाव बैठाया जाता है। बिल्कुल, जिसमें बेहतर उत्पादन देने वाली खेती तकनीक किसानों की बाजार पर निर्भरता को कम करती है ना। इसे ही कहते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती। और इस खेती का मूल मंत्र है गांव का पैसा गांव में। तो भैया, शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर होगी हमारी आज की बात। बिल्कुल। और हम बता दें साथ ही कि आज मेहमान क्रम भी है। तो आज के मेहमान क्रम में ग्राम सिमरिया पोस्ट कुटखेड़ी, विकासखंड आमला, जिला बैतूल के युवा प्रगतिशील किसान श्री रोहित यादव जी से टमाटर की उन्नत खेती पर शिवकली यादव की भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत कर लेते हैं इस गीत से।
और अब इस गीत के बाद हम जुड़ रहे हैं हमारी आज की बात से। हम बात कर रहे हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती विषय पर। भैया, हमारे देश में कृषि आजीविका का एक प्रमुख साधन है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और महंगे बीजों पर बढ़ती निर्भरता ने किसान भाइयों की लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। बिल्कुल, जिसके कारण कई किसान ऋण के बोझ में फंस जाते हैं। तो भैया, इस समस्या के समाधान के रूप में शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या है। हाँ, ज़रूरी है। भैया सुनिए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती देसी गायों द्वारा उत्पादित गौ उत्पादों जैसे कि गाय का मूत्र, गोबर पर आधारित प्राकृतिक खेती है। यानी सभी कृषि सामग्री किसान द्वारा अपने खेत में ही तैयार की जाती है और बाजार से कोई सामग्री नहीं खरीदी जाती। बिल्कुल, इसीलिए किसान भाइयों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे शून्य बजट आधारित खेती कहा जाता। भैया, आज के समय में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के अंधाधुंध उपयोग को कम करना जरूरी है ना? बिल्कुल, आपको बता दें भैया कि कृषि लागत को कम करना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 प्रमुख स्तंभ है, यानी कि ये 4 जैविक घटकों पर आधारित है जो इसे प्रभावी और लाभकारी बनाते हैं। बिल्कुल, इनमें सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत की। ये एक विशेष जैविक घोल है जिसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी मिलाकर तैयार करते हैं। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। भैया, नियमित रूप से जीवामृत डालने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है ना? हाँ, दूसरा घटक होता है शिवकली, यह है बीजामृत। ये एक प्राकृतिक बीज उपचार विधि है जिसमें गाय के गोबर, गौमूत्र, नींबू का रस, मिट्टी और चूना मिलाया जाता है। इसमें बीजों को डुबो कर रखा जाता है जिससे बीज रोग मुक्त होते हैं और अंकुरण की दर में सुधार होता है। ये किसान भाइयों बहनों को गुणवत्तापूर्ण और सशक्त बीज प्रदान करने का एक जैविक समाधान है। बिल्कुल भैया, तीसरा घटक की बात करें तो ये है मल्चिंग। मल्चिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेत की मिट्टी को खरपतवार, पत्तियों, फसल अवशेषों या घास से
ढक दिया जाता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है और मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है। यह विधि जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने में मददगार होती है ना। हाँ, और चौथा घटक जो होता है ना वो है वापासा। भैया वापासा का अर्थ मिट्टी में वायु और नमी का संतुलन बनाए रखना है। बिल्कुल। शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी के अनुसार मिट्टी में 50% वायु और 50% नमी होनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ों का विकास ठीक प्रकार से हो। ये न केवल पानी की बचत करता है बल्कि फसलों को ज़्यादा सिंचाई से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। बिल्कुल। चलिए अब आपको बताते हैं इसके लाभ के बारे में। तो भैया प्राकृतिक जैविक उत्पादों का प्रयोग मिट्टी में जैविक कार्बन और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। और इसके अलावा मल्चिंग और वापासा तकनीकों से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे कि सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। साथ ही अगर किसान भाई खेत में रसायनों का प्रयोग कम करेंगे तो मिट्टी, जल और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। बिल्कुल। और प्रतिभा बहन, शून्य बजट प्राकृतिक खेती से उगाए गए फल, सब्जियां और अनाज में रासायनिक अवशेष नहीं होंगे, है ना, जिससे वे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। और प्राकृतिक खेती से मिट्टी की संरचना सुधरती है और फसलें जो होती है ना वो सूखा, अत्यधिक वर्षा और गर्मी जैसे परिवर्तनों को सहन कर पाती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत हम किसानों को जैविक आदानों जैसे कि बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क वगैरह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ना। दी जाती है। और इसके अलावा शिवकली किसान उत्पादक संगठन जिसको कहते हैं FPO के गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, मूल्यवर्धन और जैविक उत्पादों के विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल भैया भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्लस्टर निर्माण, प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा क्षमता निर्माण वगैरह के लिए भी सहायता दी जाती है। बिल्कुल भैया, देखा जाए तो हर किसान को ZBNF तकनीकों की पूरी समझ नहीं होती है ना। इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अनुभव की आवश्यकता होती है ना। हाँ बिल्कुल। हम आपको बता दें ZBNF का मतलब शून्य बजट प्राकृतिक खेती। बिल्कुल शिवकली, ठीक कहा आपने। ये सभी चीज़ें जो होती है ना ये बेहद ज़रूरी है और बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों के लिए तो इन सभी तकनीकों को समझना जरूरी है। बिल्कुल। कुल मिलाकर शून्य बजट प्राकृतिक खेती न केवल एक कृषि तकनीक है बल्कि ये एक जीवन शैली विचारधारा है। बिल्कुल। प्रतिभा बहन, ये किसान भाइयों को आत्मनिर्भर बनाती है और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देती है। हालांकि इसके व्यापक प्रसार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, सरकारी समर्थन और बाजार व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है ना। हाँ बिल्कुल शिवकली। यदि ZBNF को सही ढंग से लागू किया जाए तो ये भारत में कृषि संकट का समाधान बन सकता है। बिल्कुल। तो भैया अभी चर्चा की हमने शून्य बजट प्राकृतिक खेती विषय पर। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और FPO के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं।
संदेश के बाद चलिए जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम से। ग्राम सिमरिया पोस्ट कुटखेड़ी विकासखंड आमला जिला बैतूल के युवा प्रगतिशील किसान रोहित यादव जी से टमाटर की उन्नत खेती पर शिवकली यादव की भेंटवार्ता आपको सुनवा रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, आप तो जानते ही हैं कि टमाटर का उत्पादन जो है काफी लाभकारी होता है और यह कम समय में तैयार होने वाली नकदी फसल है जिसकी बाजार में मांग साल भर बनी रहती है। अगर इसकी खेती सही तरीके से उन्नत बीजों और सही मौसम में की जाए तो आप प्रति एकड़ लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों बहनों, इसी कड़ी में आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम सिमरिया खुर्द पोस्ट कुटखेड़ी विकासखंड आमला जिला बैतूल के युवा प्रगतिशील किसान श्री रोहित यादव जी, जो हमें जानकारी देंगे टमाटर की उन्नत खेती पर। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। राम राम। जी मैडम, राम राम। रोहित जी, सबसे पहले ये बताइए टमाटर की खेती के लिए क्या करते हैं आप और इसकी बुआई का सही समय कौन सा होता है? जी मैडम, सबसे पहले तो हम खेत की 2 से 3 बार जुताई कर लेते हैं जी, और साथ में रोटावेटर जैसे यंत्र को लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं जी। साथ ही गोबर की अच्छी पची और तली वाली खाद हम खेत में डाल देते हैं और वह भी जुताई करने से पहले डालते हैं ताकि मिट्टी में वह अच्छे से बराबर मिल जाए जी और इससे जमीन की जल धारण क्षमता अच्छी बढ़ती है। जी। बात करें इसके बुआई के समय की, तो खरीफ के मौसम में जून से जुलाई का महीना, रबी के मौसम में लगभग अक्टूबर से नवंबर का महीना और गर्मी के मौसम में फरवरी से मार्च का महीना सही रहता है। बिल्कुल। रोहित जी, इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए क्या व्यवस्था करते हैं आप? जी, इसके लिए हम सबसे पहले बेड सिस्टम, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में हम सरिया भी कहते हैं जी वो उसको बना लेते हैं और उसमें बीजों की अच्छे से बुआई कर देते हैं। जी अगर हम बेड बरसात के मौसम में बना रहे हैं तो इसके लिए हमें जमीन लेवल से थोड़ा ऊपर बनाना पड़ता है ताकि जल भराव की समस्या न हो और पौधों की वृद्धि भी सही तरीके से हो। बिल्कुल रोहित जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। आप ये बताइए कि कौन कौन सी उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं आप? जी मैडम, हम उन्नत किस्मों की यदि बात करें तो हम अर्का रक्षक, जी 3150, अभिनव, अभिलाष और हिम सोना जैसी उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें अच्छी होती है। जी जी। इसके अलावा जलवायु और मिट्टी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और तापमान की बात करें तो 15 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान टमाटर की खेती के लिए अति उत्तम होता है। बिल्कुल। और खेत की मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए रोहित जी? इसके लिए तो मैम अच्छी जल निकासी वाली बलुई मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी भी सबसे अच्छी मानी जाती है जी, जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, अब ये बताइए कि नर्सरी में पौधे जो हैं रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? लगभग 25 से 30 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं जी जिसके बाद इनको हम खेत में रोप देते हैं और समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं। जी जी। बरसाती मौसम में सिंचाई की जरूरत उतनी होती नहीं है। बिल्कुल समय समय पर निंदाई गुड़ाई का काम भी हम करते रहते हैं। बिल्कुल। और फसल की देखभाल और रोगों का नियंत्रण किस तरह से करते हैं आप? जी मैडम, फसल देखभाल में टमाटर के पौधे को गिरने से बचाना और उनको सहारा देते हैं, जैसे रस्सी या पैड वायर की मदद से बंधाई कर देते हैं। जी। बीमारी की बात करें तो अगेती झुलसा और कर्लिंग वायरस जैसे रोगों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ हम गेंदे के पौधे लगा देते हैं। जी जी। और साथ ही जरूरत के हिसाब से मैंकोजेब और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जैसी दवा का घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। बिल्कुल। अंत में चलते चलते सभी किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि टमाटर की खेती किसान भाई यदि विधिवत रूप से करते हैं और मुनाफा कमाए तो साथ ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और पानी की बचत करें। इसके लिए ड्रिप पद्धति को अपनाएं, खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग का उपयोग करें, मल्चिंग पेपर में पौधों की दूरी लगभग निर्धारित करें, उनमें छेद बना दे जी। और साथ ही सभी किसान भाई जैविक खेती को बढ़ावा दे, जैविक खादों का उपयोग करें और रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें। बिल्कुल।
रोहित जी, आपने हमको और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। इसके लिए छिंदवाड़ा आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जी राम राम। किसान भाइयों बहनों, अभी आप सुन रहे थे आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम सिमरिया पोस्ट कुटखेड़ी विकासखंड आमला जिला बैतूल के युवा प्रगतिशील किसान रोहित यादव जी से टमाटर की उन्नत खेती पर शिवकली यादव की भेंटवार्ता। और चलिए सुनते हैं ये संदेश। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पम्प का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। इस संदेश के बाद चलिए अब हम जुड़ रहे हैं हमारी चर्चा से और आज हम चर्चा करेंगे जल प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका विषय पर। भैया, जल से संबंधित कुछ पंक्तियों को हम अक्सर यहाँ वहाँ पढ़ते सुनते रहते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है और जल के बिना मनुष्य के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, वगैरह वगैरह। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जल पर ही थोड़ी सी चर्चा भी की थी। बिल्कुल प्रतिभा बहन, हम में से ज़्यादातर लोगों ने गाँव को लेकर महात्मा गांधी का यह चर्चित कथन भी जरूर पढ़ा और सुना होगा ना कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इसलिए जितना ज़्यादा गाँव का विकास होगा हमारे देश का विकास भी उतनी ही तेजी से होगा, है ना। हाँ, और जब भी ग्रामीण भारत यानी देश के गांवों में जल प्रबंधन की बात आती है तो उसमें भारतीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, ये भी याद रखने योग्य बात है भैया कि ग्राम स्वराज के बारे में महात्मा गांधी की भी यही परिकल्पना थी कि प्रत्येक गांव स्वयं में एक संपूर्ण और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। हाँ भाइयों, जहाँ स्वाभिमान के साथ जीने के लिए सभी सुविधाएं और प्रणालियां मौजूद हों। भैया, हमारे देश के गांवों में एक ज़माने में नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं और भू जल स्रोतों से ही पानी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था ना। पर आजकल नलकूप, बोरवेल और हैंडपम्प के जरिए भी पानी धरती से निकाला जा रहा है। हाँ, और भैया ग्रामीण भारत में जल प्रबंधन से अभिप्राय जल को लेकर प्रबंधन के ऐसे तरीके से है जिसमें गांव के छोटे से छोटे तालाबों से लेकर वर्षा के जरिए आने वाले पानी के साथ साथ भूजल का इस प्रकार से प्रबंधन किया जाए जिससे ग्रामीणों के घर तक नल के जरिए न केवल पानी का शुद्ध पानी पहुँचे बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बनी रहे। बिल्कुल, इसलिए जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है ना, जिसमें फैसले लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायतों को इतना ज़्यादा अधिकार संपन्न और सक्षम बनाया जा रहा है कि वे अपने अपने गाँव के भीतर जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने और कानून लागू करने के साथ साथ उसे रोजाना के आधार पर चला भी सके, है ना। बिल्कुल, और रखरखाव की भी पूरी जिम्मेदारी उठा सके। बिल्कुल भैया, जल संरक्षण भी जल प्रबंधन का ही भाग है। जल को लेकर केंद्र सरकार की योजनाएं समुदाय द्वारा भूजल और वर्षा के पानी के प्रबंधन पर ज़्यादा जोर देती है। देश में जल आपूर्ति और उसके प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। हाँ भाइयों, एक तरफ जहां सरकार जल जीवन मिशन के जरिए हर एक ग्रामीण घर तक पानी की नियमित आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अटल भूजल योजना के जरिए भूजल प्रबंधन की कोशिश की जा रही है ना। हाँ, साथ ही कैच द रेन कैंपेन के जरिए वर्षा के पानी के संरक्षण पर जोर दे रही है। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना के माध्यम से वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए नए तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। बिल्कुल, इसके अलावा पुरानी जल संरचनाओं का भी जीर्णोद्धार,
नवीनीकरण और पुनः स्थापना की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को जल के लिए दर दर भटकना ना पड़े और परेशान ना होना पड़े, है ना। हाँ, एक मायने में देखा जाए तो सरकार जन भागीदारी के जरिए देश में जल संस्कृति के प्राचीन इतिहास को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रही है, और इन तमाम प्रयासों में ग्रामीण स्तर पर देश की पंचायतें अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल भैया, जल प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। वे जल संरक्षण योजना निर्माण, क्रियान्वयन और रखरखाव की आधारशिला, जल बजट तैयार करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाती है ना। बिल्कुल, और ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का संचालन करती है। बिल्कुल, ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है कि वह पेयजल की आपूर्ति करे, यानी हर घर तक पाइप से शुद्ध जल पहुंचाने की योजनाओं का संचालन करे और हैंडपंपों व कुओं की मरम्मत करवाएं। बिल्कुल, इसके अलावा जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा के जल की जो है संचय करें, चेक डैम, सूखता गड्ढे और तालाबों का जगह जगह निर्माण कराएं। साथ ही ग्राम जल और स्वच्छता समिति के माध्यम से जल बजट तैयार करें। हाँ, ठीक कहा आपने, और ताकि गांव में उपलब्ध पानी और उसकी खपत का सटीक आकलन हो सके। और ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है कि जल गुणवत्ता की निगरानी करे, यानी पानी में फ्लोराइड या आर्सेनिक जैसे रसायनों की जांच करवाए और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए। तो भैया, अभी चर्चा की हमने जल प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका विषय पर, और इसी गीत के साथ अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो प्रतिभा बहन और शिवकली बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।